हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मौर्य काल के बारे में बात कर रहे थे और चंद्रगुप्त और अशोक तक का सामान्य जानकारी जो है हमने पढ़ी। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। अशोक के बाद के कुछ एक मौर्य शासकों के बारे में देख लेते हैं। क्रम अगर पूछा जाता है और अंतिम मौर्य शासक पूछा जाता है तो उसके संदर्भ में भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं मौर्य वंश का राज चिन्ह जो है वो मयूर आता है, ग्रुनवेडेल ने बताया था। इसके बाद बिंदुसार, आजीवक अन्वयी। इसके बाद हमने देखा अशोक मौर्य। इसके बाद साम्राज्य जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और हमें अलग अलग ग्रंथ जो है वो जानकारी देते हैं। एक तरह से जो पूर्वी साम्राज्य है उस पर दशरथ का शासन होता है, अशोक का पुत्र था और दशरथ ने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। तो दूसरा मौर्य शासक अशोक के बाद दशरथ, देवनाम प्रियदर्शी उपाधि धारण करने वाला। दूसरा, दशरथ ने आजीवक सन्यासियों को जो गुफाएं दान में दी, वो गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ियां कहलाती है या नागार्जुनी गुफाएं कहलाती है। नागार्जुन एक प्रसिद्ध संत भी हुए हैं बौद्ध काल के, रस रत्नाकर के लेखक भी। दशरथ की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी। तो दूसरा, ये अपना सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। दो मौर्य शासक हैं, पहला अशोक देवनाम प्रिय, दूसरा दशरथ। दशरथ ने आजीवक सन्यासियों के लिए जो गुफाएं बिहार में निर्मित करवाई वो नागार्जुनी गुफाएं कहलाती है। और नागार्जुनी गुफाओं में 3 गुफाएं मुख्य रूप से थी, गोपी गुफा, वापी गुफा और पदथिक गुफा। जबकि अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हमने देखी कि लोमस ऋषि की गुफा, करण चौपड़ और सुदामा जो है वो गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफाएं दशरथ ने बनवाई थी। इसके अलावा एक पुत्र कुणाल होता है जिसको अंधा करवा दिया जाता है, जो अशोक के पुत्रों में सबसे सुंदर पुत्र भी माना जाता है। एक अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जो श्रीलंका में धर्म के प्रचार हेतु जाते हैं। एक पुत्र और पुत्री सोन और उत्तरा जो स्वर्ण भूमि में धर्म के प्रचार हेतु जाते हैं। एक पौत्रों में हमें संप्रति का उल्लेख मिलता है मौर्य शासक, और संप्रति जो है वो आचार्य सुहस्तिन ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था, तो ये भी जैनी होते हैं। अब देखते हैं कि पहले मौर्य शासक, और ज्यादा बार क्वेश्चन हमें चंद्रगुप्त का भी पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और एक अन्य शासक होता है संप्रति जिसने भी जैन धर्म स्वीकार किया था। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी होता है, अशोक मौर्य बौद्ध धर्मानुयायी होता है, दशरथ जो है वो देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करने वाला दूसरा मौर्य शासक और आजीवक सन्यासियों को नागार्जुनी गुफाएं दान देने वाला दूसरा शासक, जबकि अशोक ने 12 बार गुफाएं दान में दी थी। महेंद्र और सोनोत्तरा के संदर्भ में एज ए प्रचारक के रूप में आता है। अंतिम मौर्य शासक जो पूछा जा सकता है बृहद्रथ आता है। इसकी हत्या उसके सेना नायक पुष्यमित्र सुंग द्वारा कर दी जाती है, और पुष्यमित्र द्वारा स्थापित जो वंश था वो सुंग वंश था। लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र द्वारा अपने राजा बृहद्रथ की सेना के सामने हत्या कर दी जाती है। और एक तरह से इतिहासकारों में मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अलग अलग मत मिलते हैं, जिनमें से दुर्बल जो शासक है वो भी एक मत मिलता है। तो मौर्य वंश में ये शासकों की डिटेल देखी। एक हम RS प्री 2010 का क्वेश्चन था, तो उसके संदर्भ में हम देख लेते हैं कि सिंपल वे में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी पूछा जाए तो भी कोई भी कैंडिडेट कर सके, इसलिए देखें। नंबर 1, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक तो हम ये देखते हैं कि अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो कमजोर होते हैं, दुर्बल उत्तराधिकारी होते हैं, शक्तिशाली नहीं होते हैं। जबकि राजतंत्र में शासक का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, राजतंत्र में साम्राज्य विस्तार होना बहुत आवश्यक है।
जबकि मौर्य साम्राज्य जो है वो विभाजित हो जाता है अंतिम समय में और थोड़े अहिंसावादी शासक हो जाते हैं। इसलिए भी बाह्य आक्रमण या फिर स्थानीय जो शासक, स्थानीय जो राजवंश है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो कमजोर उत्तराधिकारी इसके लिए जिम्मेदार एक कारण था। हम देखते हैं कि बृहद्रथ के समय उसके सबके सामने बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है, खुद बृहद्रथ की सेना के सामने ही। तो ये भी एक आलोचना का विषय हो सकता है। कमजोर उत्तराधिकारी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, अर्थात बहुत सारा राजकोष है वो लुटा दिया जाता है। अनुदान पर बौद्ध संघ को अनुदान दे दिया जाता है, अन्य संघों को अनुदान देने के कारण आर्थिक संकट के कारण अर्थात राजकोष खाली होने के कारण भी साम्राज्य का पतन होता है। आर्थिक संकट जो है ये कारण मानने वाले विद्वान हैं डीडी कोसाम्बी। बैंक में हम जाते हैं तो पैसा नहीं होता जेब में, डीडी नहीं बनती है, तो सीधा सा मतलब है पैसा नहीं था राजकोष में, तो पतन का कारण हुआ। डीडी देवदत्त धर्मानंद कोसाम्बी ने आर्थिक संकट जो है वो पतन के लिए जिम्मेदार माना है। डीएनए कमजोर होता है तो एक तरह से उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, तो हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी है वो एक तरह से डीएन झा एक विद्वान है जिन्होंने कमजोर उत्तराधिकारियों को इसके पतन के लिए जिम्मेदार माना है। कुछ विद्वान जो है अशोक को भी जिम्मेदार मानते हैं, अर्थात अशोक ने खासकर उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा था, बौद्ध संघों को उसने अनुदान दिया और खासकर रण घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। इसलिए कुछ इतिहासकार अशोक को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हैं। एक पतन में हम देखते हैं कि इतिहास का क्रम है उत्थान और पतन, और एक के बाद एक राजवंशों का उत्थान होता जाता है और पतन होता जाता है। ये इतिहास का एक कालक्रम है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब भी कोई कमी आती है किसी राजवंश में, किसी शासक विशेष में, तो उसका पतन निश्चित है और एक तरह से दूसरा राजवंश, दूसरा शासक जो है उसका उत्थान होता है। उन्हीं कमियों पर एक तरह से अपनी शक्तियां हैं वो सिद्ध की जाती है। यही कारण है कि बौद्ध संघ की ओर ज्यादा झुकाव हो जाता है मौर्य वंश का। तो अब ब्राह्मण नेतृत्व में एक तरह से पुष्यमित्र शुंग जो है उसका वर्चस्व हो जाता है। संस्कृत भाषा को पतंजलि के माध्यम से जो है वो प्रोत्साहन दिया जाता है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल भी हम शुंग वंश के काल को कह सकते हैं, क्योंकि मनुस्मृति का रचना काल है। तो एक के बाद एक उत्थान और क्रम जो है वो भी चलता रहता है। एक जो RS प्री का क्वेश्चन था वो ब्राह्मण विरोध की नीति मानते हैं, अर्थात ब्राह्मणों के विरोध की नीति अपनाई, ब्राह्मणों को अनुदान नहीं दिया गया, ब्राह्मणों का महत्व नहीं रहा प्रशासन में। ये मानने वाले विद्वान हर प्रसाद शास्त्री हैं। तो शास्त्री का ये मानना है कि ब्राह्मण विरोध की नीति खासकर अशोक और उसके अनुयायियों की ये मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु जिम्मेदार थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेमचंद्र राय चौधरी का ऐसा मानना है कि अहिंसावादी जो नीति है वो मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु जिम्मेदार थी। तो अहिंसावादी नीति को जिम्मेदार माना है एक इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने, क्योंकि शासक का मूल काम एक तरह से साम्राज्य विस्तार करना होता है। जो साम्राज्य विस्तार करेगा वो शासक ज्यादा सफल रहेगा। तो राजतंत्र में अहिंसा को ज्यादा स्थान नहीं होना चाहिए। हिंसा के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शासक का एक तरह से मूल कर्तव्य होता है राजतंत्र में। तो अहिंसावादी नीति भी इसके पतन हेतु जिम्मेदार मान सकते हैं। तो ये पतन के कारणों में अलग अलग विद्वान से संबंधित सुमेलित करना भी हो सकता है, और जैसा कि सिंगल ब्राह्मण विरोध प्रतिक्रिया, ब्राह्मणों के विरोधी प्रतिक्रिया के संदर्भ में पूछा गया, तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मौर्य प्रशासन पे चलते हैं। मौर्य प्रशासन की बात करें तो देखें, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देने वाले दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। लेखक कौटिल्य आते हैं, भाषा संस्कृत आती है, लगभग श्लोक 6000 श्लोक आते हैं, 15 अधिकरण आते हैं और 180 प्रकरण उपाध्याय आते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि है ये
साम शास्त्री द्वारा खोजी जाती है। ये मैसूर के साम शास्त्री थे जिन्होंने इस पांडुलिपि की खोज की थी। और अर्थशास्त्र हमें नाम जरूर अर्थशास्त्र है, बट आर्थिक गतिविधियों की बजाय हमें राजनीति पर आधारित ग्रंथ मिलता है। राजनीतिक घटनाओं का विवरण देने वाला, राजनीति पर आधारित विवरण देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र। आर्थिक घटनाओं के बारे में नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो ये आर्थिक विषयों पर नहीं है। नाम अर्थशास्त्र जरूर है। इसके लेखक जो हैं वो विष्णुगुप्त भी नाम आता है। इन्हीं को हम कौटिल्य भी कह देते हैं, इन्हीं को हम चाणक्य भी कह देते हैं। चाणक्य के पुत्र होने के कारण ये चाणक्य कहलाए, तो ये इसके लेखक मिलते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो प्रशासन में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख करता है। सप्तांग सिद्धांत में हम देखते हैं कि राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, मित्र, सेना, ये 7 अंग होते हैं। एक तरह से राजा, उसके मंत्री, राजा का निवास स्थान, राजा का साम्राज्य क्षेत्र जनपद, राजा का खजाना जिससे वह अपने मंत्रियों और सेना को वेतन देगा, राजा के बंधु बांधव जो उसको एक तरह से संकट के समय सहयोग देगा, और राजा की सेना जो चतुरंगिणी सेना सामान्यतः होती थी। तो राजा, अमात्य, दुर्ग के माध्यम से ये सप्तांग सिद्धांत है, इसका प्रवर्तन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थात राज्य के, राजतंत्र के 7 अंग माने गए हैं। इसके साथ साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। और प्रशासन एक पहिए पे नहीं चलता। एक पहिए का मतलब है कि केवल राजा भी नहीं चला सकता, केवल मंत्री भी नहीं चला सकते, केवल जनता भी नहीं चला सकते, अर्थात दोनों पहियों पे गाड़ी चलती है। ठीक वैसे ही दोनों पहियों पे रथ चलता है। राजा, प्रजा या उसके मंत्री जो है वो मिलकर एक तरह से प्रशासन रूपी रथ को हाँकते हैं। तो अर्थशास्त्र हमें खासकर डिटेल देता है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में ही हमें दंड नीति का, अर्थशास्त्र में ही हमें न्याय नीति के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में व्यापक विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के साथ दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ मेगास्थनीज का इंडिका है। और ये जो ग्रंथ है ये भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस के राजदूत के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। मूलतः इंडिका उपलब्ध नहीं है। इसके उद्धरण जो है हमें अन्य विद्वानों के विवरणों में मिलता है, अर्थात जैसे एरियन, जैसे प्लिनी, स्ट्रेबो वगैरह जो है उन्होंने इसके उद्धरण दिए हैं। और इंडिका में मुख्य रूप से नगर प्रशासन और पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में विवरण मिलता है, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे नगर प्रशासन में। तो प्रशासनिक जानकारी देने वाले 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका। प्रशासन में आगे देखते हैं कि कौन कौन सी इकाइयां थी। प्रशासन किस परंपरा पर आधारित था, कितने प्रकार के मंत्री होते थे, मंत्रियों को वेतन किस तरह मिलता था, इसकी जानकारी हम प्रशासन में लेते हैं। तो 2 प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोच्च केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा, जिसको सम्राट कहा जा रहा है, शासक, ये सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता है, सर्वोच्च कार्यपालक भी होता है और सर्वोच्च सेनानायक भी था। आज की भांति आज से हम समानता करें तो जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति महोदय, वो एक तरह से अंतिम अपीली अदालत मान सकते हैं, हम सर्वोच्च सैन्य कमांडर मान सकते हैं, सर्वोच्च कार्यपालक मान सकते हैं कानून के संदर्भ में। वैसा स्थान सम्राट का भी था। केंद्रीय प्रशासन में राजा को सलाह देने के लिए जो उच्च स्तरीय कैबिनेट की भांति जो मंत्री होते थे उनको मंत्री कहा जाता था। उच्च स्तरीय जो परिषद संस्था थी वो मंत्री कहलाती थी। और यहाँ पर प्रत्येक मंत्री को 48,000 पण, जिसको कारसापण या धरण भी कहा जा रहा है, ये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। तो मंत्री के जो सदस्य हैं वो आधुनिक संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कैबिनेट की भांति होते थे। कैबिनेट मंत्रियों की भांति इनका पद था और इनको 48,000 पण वेतन मिलता था। दूसरे स्तर के जो मंत्री थे वो मंत्री परिषद
के सदस्य थे और इनको 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ये आजकल के हम राज्य मंत्री या उप मंत्री की बात ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले मंत्री परिषद शब्द का स्पष्ट उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वैदिक और सिंधु सभ्यता में हम मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं करते, वहां कुछ एक सभा समिति जैसी संस्थाएं होती हैं। मंत्रियों में आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, मंत्रियों की नियुक्ति मौर्य काल में एक जांच परीक्षा के द्वारा होती थी और इस जांच परीक्षा को उपधा परीक्षण कहा जाता था। अति महत्वपूर्ण बात थी। आज अगर मंत्रियों की नियुक्ति जांच परीक्षा के माध्यम से हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उपधा परीक्षण एक जांच परीक्षा है जिसमें पास होने पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ये अच्छी परंपरा थी मौर्य काल में। मंत्रियों के बाद हम देखते हैं कि जो मौर्य काल है उसमें हमें सबसे ज्यादा मंत्री वर्ग, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही जो है वो व्यापक तौर पे, और नौकरशाही को दिया जाने वाला नगद वेतन भी पहली बार मौर्य काल में मिलता है। तो पहली बार सबसे बड़ी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जो है वो मौर्य काल में थी। यहाँ पे 2 स्तर के अधिकारी होते हैं। पहले स्तर के अधिकारी जो है वो तीर्थ कहलाते थे और दूसरी श्रेणी के अधिकारी जो है वो अध्यक्ष कहलाते थे। अर्थात ये आधुनिक सीनियर आईएएस और एक तरह से जूनियर आईएएस के संदर्भ में हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। उच्च श्रेणी के अधिकारी तीर्थ कहला रहे हैं। आज के तीर्थ के संदर्भ में, धार्मिक यात्रा के संदर्भ में नहीं है शब्द, अधिकारी के संदर्भ में, और दूसरी श्रेणी के अधिकारी अध्यक्ष कहलाते हैं। तीर्थों में हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्री था कर संग्रह करने का काम समाहर्ता था। ये अर्थशास्त्री की भांति काम करने वाला, कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। नगर का अधिकारी, ये रीट का भी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी है। नगर का अधिकारी नागरिक, तो ये नगर का अधिकारी हुआ। नागरिक भी कह सकते हैं, नागरिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा था। तो ये फौजदारी न्यायाधीश की भांति पद होता था। और दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। ये दीवानी न्यायाधीश की भांति हम मान सकते हैं। खासकर राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा व्यवहारिक करता था और जो दंडीय मुकदमे हैं, खासकर मारपीट के मुकदमे, उनका जो सॉर्ट आउट है वो प्रदेष्टा फौजदारी न्यायाधीश करता था। तीर्थों में इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे आंतरिक दुर्गों का रक्षक अंतरपाल। इसके अलावा एक तरह से वन अधिकारी आटविक, जिसको वन अधिकारी, जंगल का अधिकारी कह सकते हैं, डीएफओ रेंजर की भांति। तो ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी तीर्थ कहलाते हैं, जिसमें समाहर्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। नागरिक का रीट के संदर्भ में पूछा गया है, प्रदेष्टा, व्यवहारिक और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं। दूसरी श्रेणी के अधिकारी जो है वो अध्यक्ष कहलाते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, राजकीय भूमि को सीता कहा जा रहा है और राजकीय भूमि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष था। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि का अधिकारी सीता अधिकारी कहलाता था, सीताध्यक्ष कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। और खान विभाग का अध्यक्ष इस समय आकरा अध्यक्ष था। तो ये खान विभाग के अध्यक्ष के संदर्भ में कहा जा सकता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और मापतोल का अध्यक्ष जो है वो पोतवा अध्यक्ष कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष इंपॉर्टेंट भी है। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था और राजकीय टकसाल, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती थी, उस टकसाल का महत्वपूर्ण अधिकारी जो सिक्कों की जांच करता था वो रूप दर्शक कहलाता था। तो टकसाल का अधिकारी रूप दर्शक पूछा जा सकता है और लक्षणाध्यक्ष, ये नेट का क्वेश्चन भी हुआ, टकसाल का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं बुचड़खाने का अध्यक्ष अलग है। एक तरह से अंतपुर में महिलाओं से संबंधित जिम्मेदारी स्त्री अध्यक्ष के अधीन होती है। इसके अलावा एक तरह से विविधता अध्यक्ष होता है। चारागाह भूमि का अध्यक्ष अलग होता था।
तो दो प्रकार के अधिकारी है, तीर्थ और अध्यक्ष। प्रथम श्रेणी के अधिकारी तीर्थ और दूसरी श्रेणी के अधिकारी अध्यक्ष। कुछ एक अधिकारियों का हमने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं और मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण अन्य अधिकारियों का भी जिक्र कर लेते हैं, जिनका हमें बार बार क्वेश्चन मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी, जैसा कि हमने बात की कि धम्म के प्रचार हेतु सर्वोच्च अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं वो धम्म महामात्र हैं। यह तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। सर्वोच्च अधिकारी भी कहा जा सकता है। जिलाधिकारी को प्रादेशिक कहा जा रहा है, मंडल का अधिकारी भी कहलाता था, तो ये जिलाधिकारी की भांति है। इसके अलावा राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में उसने राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की, वो राजुक था। तो ये राजस्व और शांति व्यवस्था से संबंधित काम देखता था। ग्राम और केंद्र के बीच की जो कड़ी थी अधिकारी, वो युक्त कहलाता था। यह आधुनिक ग्राम सेवक पटवारी की भांति हम कह सकते हैं कि प्रशासन की योजनाएं जो है वो निचले लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अधिकारी होता था वो युक्त कहलाता था। केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच की कड़ी भी इसको कहा जाता था। धम्म महामात्र के बारे में पूछा जा सकता है। इनकी नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में आता है और राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र अधिकारियों की उसने नियुक्ति की थी। आगे प्रशासन में कुछ इकाइयों की बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि मौर्य काल 5 प्रांतों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और 5वां प्रांत कलिंग जोड़ा जाता है अशोक के द्वारा। ये 5 प्रांत होते हैं। नंबर 1 उत्तरापथ, सेकंड ग्रेड में राजधानी पूछी गई थी दक्षिणापथ की, तो सुमेलित करना क्वेश्चन मिल सकता है। हम राजधानी के संदर्भ में ये मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र भी, गांधार की राजधानी भी और उत्तरापथ की राजधानी भी। ये स्वर्णगिरी प्रशासनिक केंद्र था दक्षिणापथ प्रांत का। प्राच्य, जिसको पूर्वी साम्राज्य भी कहा जा रहा है, जहां सम्राट खुद बैठता था, ये राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्राच्य की अवंती, पश्चिमी जो प्रांत है उसको अवंती कहा जा रहा है और उसकी राजधानी उज्जैनी थी। ये 4 प्रांत तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। इनमें 5वां प्रांत जो है वो ऐड किया जाता है कलिंग। युद्ध जीतने के बाद कलिंग का प्रांत, इसकी राजधानी तोसली रखी थी अशोक के द्वारा। तो ये 5 मुख्य प्रांत होते हैं केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में हम देखें तो। केंद्रीय प्रशासन के बाद हम बात करते हैं जिला लेवल की। तो इस समय आहार या विषय कहा जाता था और इसका मुखिया विषयपति होता। इसके छोटे लेवल पर देखें तो एक इकाई स्थानीय थी, एक द्रोणमुख थी, एक इकाई खावर्टिक थी, एक संग्रहण थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम। ये जिले को कह दिया जाता था। स्थानीय जो है समूह, 800 गांव के समूह को स्थानीय इकाई कहा जाता है, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था, 200 गांव के समूह को खावर्टिक और 100 गांव के समूह को संग्रहण। जहां वैदिक काल में 100 गांव का अधिकारी जो है वो सतपति कहलाता था, जबकि यहाँ मौर्य काल में संग्रहण 100 गांव का अधिकारी। इकाइयों का क्रम पूछा जा सकता है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। आहार, विषय, जिलाधिपति या विषयपति के संदर्भ में कह सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन के बाद विभिन्न इकाइयां और केंद्रीय प्रशासन शतांक सिद्धांत पर आधारित है। मुख्य रूप से कुछ एक राजधानियां ऐसी है जहां पर राज परिवार के व्यक्ति ही गवर्नर के रूप में, जैसे तक्षशिला, जैसे उज्जैन, जैसे अशोक मौर्य की जब हमने बात की कि राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का गवर्नर था, तक्षशिला में बहुत सारे विद्रोहों का दमन उनके द्वारा किया गया था। तो ये प्रशासन के बारे में मुख्य बातें जो हमें क्वेश्चन के रूप में मिल सकती है। थोड़ा सा सरलतम व्याख्या की है हमने। प्रशासन में आगे बढ़ते हैं और मौर्य काल में एक यूनिक बात गुप्तचर प्रशासन के संदर्भ में मिलती है। मौर्य काल में राजा को सूचना देने के लिए, एक तरह से साम्राज्य की सूचना देने के लिए विभिन्न गुप्तचर होते थे और मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष गूढ़ बातें बताते हैं उसके संदर्भ में, और गुप्तचरों का मुख्य महामात्यासर्क कहलाता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महामात्यासर्क था, जबकि गूढ़ पुरुष जो है वो सामान्यतः गुप्तचरों को कहा जाता है। गुप्तचर विभाग में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। पहले प्रकार के गुप्तचर संस्था कहलाते थे
और इसका मतलब था कि जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का काम करते हैं, इसका मतलब कोई भी स्थानीय दुकानदार हो सकता है, कोई भी किसान हो सकता है, विद्यार्थी के वेश में, जबकि संचारा अर्थात संचरणशील जो गुप्तचर है, अर्थात जो घूम घूम कर गुप्तचरी का काम करते हैं, वो संस्था संचारा गुप्तचर कहलाते थे। इनमें कोई व्यापारी के वेश में हो सकता है या फिर अन्य साधु संत के वेश में जो गुप्तचरी का काम करते थे, वो संचारा। यूनिक बात यह भी है कि महिलाएं जो है वो भी गुप्तचरी का काम करते थे, और महिलाओं में कुछ एक संतरी, भिक्षुली या भिक्षुकी, परिव्राजिका, इनका उल्लेख मिलता है। तो कुछ महिलाएं गुप्तचर, और इसके साथ साथ यूनानी लेखक ये भी कहते हैं कि राजा के अंगरक्षक का काम भी महिलाएं करती थी। तो महिला अंगरक्षकों का उल्लेख भी हमें मौर्य काल के संदर्भ में मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। यही गुप्तचर व्यवस्था हम मुगल और सल्तनत काल में एक तरह से व्यापक रूप में देखते हैं, और वहां इनके नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और गुप्तचर प्रशासन के बाद बात करते हैं न्याय प्रशासन की। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था जो है सामान्यतः नैतिकता पर आधारित, सामाजिक नियमों पर आधारित, स्मृतियों पर आधारित मानी जा सकती है। और न्यायालय जो है उसमें सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट स्वयं होता है। न्यायालय दो प्रकार के थे और प्रत्येक न्यायालय का अपना न्यायाधीश भी था। एक न्यायालय जो है धर्मस्थीय था, और मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। इसका मुखिया जो है वो व्यावहारिक होता था, जो हमने तीर्थ में भी देखा। धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। दूसरा न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय कहलाता था, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कह दिया जाता था, जो दंड देने का काम, मारपीट संबंधी मुकदमों की सुनवाई करता था। तो फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन था, और इसका अधिकारी सर्वोच्च न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था। सामाजिक परंपराओं पर आधारित न्याय कार्य किया जाता था। नैतिकता या फिर अन्य मान्यताएं जो समाज में प्रचलित थी, उनके आधार पर न्याय कार्य होता था। नाम पूछे जा सकते हैं धर्मस्थीय और कंटक शोधन के संदर्भ में। अधिकारी पूछे जा सकते हैं व्यवहारिक और प्रतिष्ठा के संदर्भ में। दो प्रकार होते हैं न्यायालय के, गुप्तचरों की भांति गुप्तचरों के भी दो प्रकार थे। आगे बढ़ते हैं और बार बार क्वेश्चन हमें नगर प्रशासन का पूछा जा रहा है, क्योंकि नगर प्रशासन की विवरण जो है वो इंडिका में मेगास्थनीज देता है। और मेगास्थनीज ने हालांकि समाज और धर्म के बारे में भी लिखा है, लेकिन नगर प्रशासन के बारे में लिखा है। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन और खासकर पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ज्यादा डिटेल देता है। पाटलिपुत्र, जहां पे कुम्भहार, बुलंदी बाग से कुछ एक अवशेष मिले हैं, लकड़ी के राजप्रासाद मिले हैं। पाटलिपुत्र मगध की भी राजधानी, नंदों की भी राजधानी थी, और मौर्यों की भी राजधानी होती है। नगर का अधिकारी तो हमने ये देखा ही है कि नागरिक कहलाता है, तो ये जनगणना अधिकारी भी कहलाता था। खासकर हम देखते हैं ये रीट का ही क्वेश्चन हुआ 2011 का। मौर्य काल में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है। हालांकि हम अनियमित और नियमित जनगणना के संदर्भ में देखें तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के समय हुई थी ब्रिटिश काल में, लेकिन प्राचीन भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत मौर्य काल में। और मौर्य काल में नगर का अधिकारी और जनगणना अधिकारी नागरिक कहलाता था। ये हमें आर्टेट का क्वेश्चन मिला। मेगास्थनीज ने यह भी कहा है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन जो है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों से संचालित माना है मेगास्थनीज ने। कुछ एक समितियों का एक तरह से उन्होंने जिक्र किया है, जैसे एक समिति जनगणना समिति, जिसको पंजीकरण समिति भी कह देते हैं, पंजीयन समिति भी है, जो जितने भी विदेशी हैं उनका एक तरह से रजिस्ट्रेशन करने वाली समिति थी। इसमें भी 5 सदस्य थे। एक समिति होती है विदेशियों पर नियंत्रण समिति, एक समिति हम देखते हैं व्यापार से संबंधित है, एक समिति आती है बिक्री कर समिति, एक बिक्री कर वसूलने संबंधी, और
एक समिति जो है उद्योग समिति, उद्योग इंडस्ट्री से संबंधित समिति होती है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं, तो कुल समितियों की संख्या 6 होती है और टोटल जो है वो 30 सदस्यों द्वारा संचालित नगर प्रशासन था। एक और यूनिक बात जो पूछी जा सकती है, नागरिक पूछा गया है, जनगणना पूछी गई है, तो मेगास्थनीज जो नगर प्रशासन के बारे में डिटेल दे रहा है वो पूछ सकता है। टोटल मेंबर पूछे जा सकते हैं 30 और 6 समितियां हैं। इनमें जनगणना या पंजीयन समिति के संदर्भ में पूछा जा सकता है या विदेशियों पर नियंत्रण संबंधी समिति के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इंडिका में मेगास्थनीज ने ये विवरण लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियां, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, उनके द्वारा संचालित होती थी। ऐसा ही सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता था। प्रशासन के बाद हम आगे के वीडियो में एक तरह से समाज, धर्म, अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।